नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं संदीप यादव, द पब्लिक इंडिया पे आपका स्वागत है। आज की जो बात है वो बात है हेट स्पीच की, कि कैसे राजनीति में और समाज में हेट स्पीच का प्रयोग हो रहा है और जिससे समाज का व्यापक नुकसान हो रहा है। मामला है झारखंड में हो रहे चुनावों में वायरल हो रही हेमंत बिस्व शर्मा, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी स्पीच का। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन ने, जिसमें JMM है, RJD है और कांग्रेस है, इन लोगों ने उनकी हेट स्पीच का विरोध किया है और उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेन भी किया है। लेकिन मामला यह है कि इस हेट स्पीच का पर्पज क्या है, क्यों ये दी जा रही है, और हेट स्पीच क्या भारत में कोई नई चीज है या कहां से इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो हेट स्पीच अगर हम देखें तो जहां भी सामाजिक मतभेद रहे हैं दुनिया में, वहां पर इसके बीज दिखते हैं, इसके ट्रेसेस दिखते हैं इसके इतिहास में। जैसे अगर हम अमेरिका की हकीकत को समझने की कोशिश करें, अमेरिका एक दुनिया का पावरफुल देश है, एक बड़ी इकोनॉमी है और बहुत ही मजबूत देश माना जाता है। 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आबादी बड़ी खुशहाल ढंग से रहती है, करीब करीब 1/3 जो दुनिया के धनी लोग हैं, संपन्न लोग हैं, वो वहां रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका का जो इतिहास है, अमेरिका आजादी के बाद वहां भी एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट था और वहां भी ऐसा देखा गया कि वहां की माइनॉरिटी को लेके या फिर दूसरी कम्युनिटीज को लेके एक हेट स्पीच का माहौल बना, जिसके बाद में माहौल बना क्या मतलब जो मेजॉरिटी थी उसने माइनॉरिटीज को टारगेट किया और उनके खिलाफ एक माहौल बनाया हेट स्पीच से। और अमेरिका उससे बाहर भी निकला। हमने देखा है कि कैसे वहां पे सिविल वार हुआ काले लोगों को, अश्वेत लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, जो कि एक गोरे आदमी का ही काम था, अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने उन अश्वेत लोगों के लिए जो स्लेवरी कराई जाती थी उनसे, उसको अवैध घोषित कर दिया और उसके बाद एक सिविल वार हुआ अमेरिका में और उसमें अंत में नॉर्थ अमेरिका को जीत मिली। ये दो टुकड़ों में बंट के लड़ रहे थे। साउथ अमेरिका स्लेवरी के खिलाफ था, वो नहीं चाहता था कि स्लेवरी जो है वो खत्म हो, एबॉलिश हो, क्योंकि उसको जो साउथ अमेरिका था उसका जो हिस्सा था उसमें ज्यादातर जो समाज था वो एग्रेरियन था, कृषक समाज था और उनको दासों की जरूरत थी, स्लेव्स की जरूरत थी, इसलिए उसका वो विरोध कर रहे थे। उत्तरी अमेरिका का जो जितने भी राज्य थे, हिस्से थे, वो इंडस्ट्रियलाइज थे और काफी डेवलप्ड हो गए थे। वहां बहुत ज्यादा स्लेवरी पर डिपेंडेंट नहीं थी वहां की जनता और वो थोड़े प्रोग्रेसिव भी हो चुके थे। तो इसकी वजह से इन दोनों राज्यों में संघर्ष हुआ। अमेरिका गृह युद्ध के बाद टूटने से बच गया और अंत में हालांकि अब्राहम लिंकन सफल हुए, लेकिन उनको एक गोरे आदमी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन कुल मिलाकर हम देखते हैं कि अमेरिका के इतिहास में वहां चाहे दूसरे लोग रहे, चाहे वो ज्यूज रहे हो, आयरिश रहे हो या फिर अफ्रीकन अमेरिकन जिन्हें हम अश्वेत लोग कहते हैं, उनके साथ भेदभाव किया गया। उनके खिलाफ जब भेदभाव किया जाता था तो एक माहौल बनाया जाता था कि जो व्हाइट बॉडीज लोग हैं वो सुपीरियर हैं और जो ब्लैक बॉडीज लोग हैं या फिर अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो कमतर नागरिक हैं। तो इस तरह का एक माहौल बनाया गया। पूरी दुनिया में इसके उदाहरण है। दूसरा उदाहरण जो मैं ले रहा हूँ वो उदाहरण है नाजी जर्मनी का। आप जैसा कि देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद वहां पर एक नायक का उदय होता है जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो जर्मनी को महान बनाने की बात करता है, और वो कोई और नहीं, एडोल्फ हिटलर थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 को और उस द्वितीय विश्व युद्ध में वो लीड करते हैं। लेकिन नाजी जर्मनी जो था वो मामला क्या था? पूरा जो मामला था वो एंटीसेमाइटिक मतलब आइडियोलॉजी का मामला था, जिसमें ज्यूज को
का ज्यूज का नरसंहार किया गया। और यही नहीं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एडोल्फ हिटलर ने केवल यहूदियों को मारा, ऐसा एकदम नहीं है। एडोल्फ हिटलर ने करीब-करीब 7 मिलियन के आसपास 70 लाख यहूदियों को मारा, लेकिन उसने जो पूरी आबादी को मारा था वो थी 17 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 70 लाख। और वो जो 1 करोड़ लोग थे, वो लेफ्टिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, ह्यूमनिस्ट थे और तमाम तरह से देश का भला सोचने वाले लोग थे। जो भी उसके रास्ते में रोड़ा बना, उसने एडोल्फ हिटलर ने किनारे लगा दिया। हालाँकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने से पहले अम, या खत्म होने के से जस्ट पहले एडोल्फ हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। नागासाकी, हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया और पूरी दुनिया तबाही की तरफ बढ़ने लगी और फिर युद्ध का अंत होता है। हमने देखा कि नाज़ी जर्मनी में भी इसी थियरी को लेके आगे बढ़ते थे कि नाज़ी जो हैं, वो श्रेष्ठ हैं और बाकी जो हैं, वो कमतर हैं। और इसकी वजह से वहाँ सोशल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और इसमें एक हेट स्पीच जो था, प्रोपेगेंडा जो था, एक बहुत बड़ा टूल था। अ, नाज़ी जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने तो एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर भी बना रखा था, जो उनका बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति गोबल्स था। इसी तरह से दुनिया में जो तीसरा उदाहरण आता है, वो आता है कंबोडिया के जेनोसाइड का। कंबोडिया एक छोटा-सा देश है, लेकिन उसका भी इतिहास 1975 से लेके 1979 तक बहुत ही हिंसक रहा है। जब वहाँ पर खमेर रूज का राज था, 1970 में करीब-करीब खमेर रूज का उदय होता है और उन लोगों ने भी जो वहाँ का शासक वर्ग था, उसके खिलाफ एक जनता में माहौल बनाना शुरू किया हेट स्पीच देके, कि जो ये प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो ये समाज में तथाकथित सुविधा भोगी लोग हैं, वो समाज को अ, खराब कर रहे हैं, पतित कर रहे हैं और इनकी वजह से गरीबी है, मुश्किलें हैं, समाज में तमाम तरह की चीज़ें हैं। हालाँकि खमेर रूज एक संगठन था जो कम्युनिस्ट विचारधारा में जो कहता था, क्लेम करता था कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा में विश्वास करता है और एक तरह का ये रेडिकल कम्युनिस्ट मूवमेंट था। उग्र अ, कम्युनिस्ट आंदोलन था और इसमें इसका शासन जो रहा कंबोडिया पे वो 75 से 79 तक रहा। पोल पाट जिनका नाम सालोत सार था, उन्होंने 76 से लेके और 79 तक रूल किया। लेकिन वो जो दिन थे, वो बहुत ही दुर्दिन थे कंबोडिया के। उन्होंने जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको डिह्यूमनाइज़ किया, अमानवीय स्थितियों में रखा और वो चाहते क्या थे? वो चाहते थे कि पूरा जो कंबोडिया का समाज है, वो क्लासलेस एग्रेरियन सोसाइटी बन जाए। चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो। एक ऐसा ड्रीम था जो संभव नहीं था। क्लासलेस एग्रेरियन सोसाइटी जिसमें कोई क्लास ना हो, जिसमें कोई वर्ग ना हो और उस तरह का कृषक समाज बनाना चाहता था पोल पाट और वो जो खमेर रूज का शासन था, जो रेडिकल कम्युनिस्ट मूवमेंट था, जिसे हम खमेर रूज कहते हैं। वो फेल हुआ अंत में, फेल होना ही था उसको, फेल हुआ और लेकिन तब तक 70 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी, जो बहुत ही अमानवीय स्थितियों में रखे गए थे, बहुत ही अत्याचार हुए, लोगों को मार दिया गया ब्रूटल ढंग से, जिनकी डेड बॉडीज़ तक नहीं मिली। उस पर फ़िल्म भी बनी है जो कि देखी जा सकती है, हू किल्ड माय फादर। अमेरिका का जो सिविल वॉर है, उस पे बहुत सारी फ़िल्में हैं। उसमें एक फ़िल्म है जो देखनी चाहिए लोगों को, वो है 12 इयर्स एज़ अ स्लेव या फिर मड बाउंड या फिर डैंगो अनचेन्ड। वैसे तो फ़िल्में बहुत हैं, कू क्लक्स क्लान भी एक फ़िल्म है लेकिन डैंगो अनचेन्ड, 12 इयर्स एज़ अ स्लेव ज़रूर देखी जानी चाहिए। नाज़ी जर्मनी पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़िल्म है, वो है शिंडलर्स लिस्ट, जो कि लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। अब मामला आता है रवांडा जेनोसाइड का। अब ये अफ्रीका का एक देश है रवांडा, जहाँ पे एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उसके खिलाफ हिंसा भड़काई गई। अगर आपने अफ्रीका का इतिहास पढ़ा है लेखों में या किताबों में, तो आपको मालूम होगा कि जो तुत्सीज़ थे वो कम थे संख्या में और हुटीज़ ने उनके खिलाफ बहुत ही एक नैरेटिव बनाया हेट स्पीच का, उनको कॉकरोच कहा और कहा कि वो देश के लिए कॉकरोच की तरह हैं और 1993 में वहाँ पे एक रेडियो चैनल खोला गया, रेडियो रवांडा, जिसका पूरा नाम आरटीएलएम था लेकिन उसको रेडियो रवांडा कहा जाता था। बाद में उसको लोगों ने अ, और भी कुछ कहना शुरू किया जिसका नाम है रेडियो जेनोसाइड कहना शुरू किया। जी रेडियो जेनोसाइड माने नरसंहार का रेडियो। उसने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया जो हुतीज़ का नैरेटिव है उसको फैलाने में। 94 में ये
जेनोसाइड शुरू होता है रवांडा में और वहाँ 10 लाख लोग मारे गए। छोटे से देश में 10 लाख लोग मारे गए, तो 30 को बहुत ही अमानवीय कंडीशंस में मारा गया। ये इतिहास है जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हैं या फिर एक तरह से कहा जाए जो जेनोसाइड का इतिहास है दुनिया के दूसरे देशों में। लेकिन भारत में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कम्युनिटी है, बहुत ही सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुस्लिम, जिसकी आबादी करीब-करीब 14.5% है, उसके खिलाफ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों कहा? जिसमें वो कहते हैं कि ये बाबर की औलादें हैं, इनको लात मार-मार के यहाँ से भगाया जाना चाहिए। क्यों वो बातें कर रहे हैं लैंड जिहाद की? क्यों वो बातें कर रहे हैं लव जिहाद की? क्यों वो बातें कर रहे हैं पोलराइज़ेशन की, वोट जिहाद की? क्यों वो इस तरह की राजनीति पर मजबूर हो गए हैं? मैंने अपने पीछे के कार्यक्रम में भी बताया था कि ये जो बाँटने की, पोचिंग एंड पोलराइज़ेशन की जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, उसी पर काम कर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा और एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसको हम ह्यूमन राइट वॉच कहते हैं और वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच, वो बहुत सारे इस तरह की घटनाओं पर बहुत ही नज़दीकी नज़र रखती है और उसने इस पे बहुत व्यापक काम किया है, लेख भी छापे हैं और उसने बताया है कि कैसे उसकी जो डायरेक्टर हैं एशिया की, एलेन पियर्सन, अ, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं और उन्होंने बताया है कि भारत में कैसे जितने भी हिंदू, मुसलमान एक तरह की हेट स्पीच हुई हैं या माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हेट स्पीच हुई हैं, उसमें से अकेले 75% बीजेपी द्वारा शासित राज्यों में हुई हैं। और उन्होंने पूरा आंकड़ा दिया है। उन्होंने हालाँकि ये जो लेख है ह्यूमन राइट वॉच का, उसमें उसने हमारे भारत के प्रधानमंत्री पर भी को बताया है कि उन्होंने भी चुनाव के दौरान, ये जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें उन्होंने कई जनसभाओं में लगातार इस तरह की बातें की, जिस पर इस्लामोफ़ोबिया फैलाने की बात की गई है। उन्होंने मई 14 2024 में कोडरमा में झारखंड में कहा कि ये जो एक समाज विशेष की घुसपैठियाँ हैं, वो हमारी माताओं और बहनों के लिए, सिस्टर्स और डॉटर्स के लिए, बेटियों और बहनों के लिए की सुरक्षा में खतरे हैं। अ, 17 मई 2024 को प्रधानमंत्री को ये लेख लिखता है जिसको ह्यूमन राइट वॉच ने छापा है। गूगल पे आसानी से उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं इसको। उसमें बताया कि 17 मई 2024 को जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि अ, अभी जो नया राम मंदिर बना है उसको कैसे ये लोग, खास करके इंडिया गठबंधन के लोग क्षति पहुँचाना चाहते हैं। फिर उसी तरह से कहते हैं कि अगर विपक्ष जीत जाता है, तो ये लोग इस नए बने राम मंदिर पर बुलडोज़र चला देंगे। मई 7 को उन्होंने मध्य प्रदेश के धार में कहा कि कांग्रेस जो है वो तो इतना तुष्टीकरण पे आगे बढ़ चुकी है कि वो खेल में भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को प्रायोरिटी देती है, प्राथमिकता देती है और इसकी वजह से वो कहते हैं कि ये जो क्रिकेट बेसिकली जो गेम है, जो खेल है, उसमें कम से कम लोगों का चयन जो है, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। और माने बहुत सारे आरोप लगते हैं प्रधानमंत्री पे और जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, कई नेता हैं, जिनमें नाम आता है अ, योगी आदित्यनाथ का, गृह मंत्री अमित शाह का और वो उसमें ज़िक्र करते हैं कि भारत अपने को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन जूनागढ़ में फिर एक सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि अ, जो कांग्रेस पार्टी है, वो ये चुनाव मेरे या हमारे खिलाफ नहीं, भगवान राम के खिलाफ लड़ रही है। अगर भगवान राम हारेंगे तो कौन जीतेगा? अ, आप जानते ही हैं कि किसने राम मंदिर को नुकसान पहुँचाया, वो कौन लोग थे? किन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो ये सब बातें हैं जो बहुत ही हाइलाइट हुई थी इन चुनाव में और जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा लगातार ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से घुसपैठिए क्षमा करिएगा, बांग्लादेश से घुसपैठिए झारखंड में घुस रहे हैं और वो आदिवासी लड़कियों से शादी करके उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है उसके अलग है। 2011 में जो भारत की जनगणना थी, अंतिम जो जनगणना की गई है वो 2011 में की गई है और उससे जो अ, बताता है, सरकार के आंकड़े बताते हैं कि जो फ्रंटलाइन ने भी एक रिपोर्ट छापी है, वो कहता है कि इसमें 1.10% कम से कम आबादी माने इन्फिल्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है। जो बीजेपी कर रही है उसका ठीक उल्टा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है
और दूसरी बात, झारखंड राज्य जो है वो कहीं भी बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, अपनी राज्य की सीमा उसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है। और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है और पश्चिम बंगाल से झारखंड सटा हुआ है। तो जो झारखंड के नेता हैं वो ये कहते हैं कि कोई अगर बाहरी लड़का वो शादी भी कर ले तो भी वो इंटाइटल नहीं होगा आदिवासी लड़की की जमीन की मालिकाना हक का। और रही बात, ऐसी कोई सच्चाई है ही नहीं। सीएनटी एक्ट, वहाँ पे एक एक्ट है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जो आदिवासी समाज के लोगों की जल जंगल जमीन की सुरक्षा का एक प्रावधान जिससे किया गया है। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो आएंगे तो उनकी जमीनें हड़प लेंगे, लव जिहाद कर रहे हैं और वोट जिहाद कर रहे हैं। और बहुत सारे विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जो 7 जिले हैं झारखंड के उसमें मुस्लिम आबादी, वहाँ भी करीब-करीब 14.5% के आसपास आबादी है। और वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश है ताकि आदिवासी और मुसलमानों में अगर कहीं कोई अ, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसमें बीजेपी के लिए स्पेस बनेगा, क्योंकि जो 28 सीटें हैं झारखंड में आदिवासी समाज के लिए जो रिजर्व्ड हैं, उसमें 24 जेएमएम और कांग्रेस जीती थी और उसका गठबंधन जीता था। बाकी 2 दूसरों ने जीता था, 2 बीजेपी के हाथ लगी थी। और वही वो एरिया है जहाँ बीजेपी पूरी तरह से कमज़ोर है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में हालाँकि बीजेपी को बढ़त थी, लेकिन वो बढ़त केवल और केवल जो गैर आदिवासी इलाके हैं, उनमें थी। संथाल परगना को छोड़ दिया जाए तो इधर के जो इलाके हैं, उनमें उनको बढ़त थी, जिसमें ज़्यादातर गैर आदिवासी लोग रहते हैं जो माइग्रेटेड हैं और पहले से भी रहते हैं। तो ये जो हेमंत बिस्व शर्मा का नैरेटिव है कि ये हम इनको भगा देंगे, इस पर वो समाज में कहीं न कहीं एक दरार पैदा कर रहे हैं और राजनीति के लिए एक दरार पैदा करना कहीं से भी अ, अच्छी बात नहीं है। और इसके खिलाफ विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग गया है और उसने कहा है कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे। लेकिन जब से जितने दिन से बोल रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड में, उनका यही करीब-करीब नैरेटिव है और इसी पर वो बातें कर रहे हैं, पोलराइज़ेशन पे काम कर रहे हैं। लेकिन पोलराइज़ेशन जो है, वो कहीं से भी भारत के हित में नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि दुनिया के जितने दूसरे देश हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, जहाँ जातीय संघर्ष रहा है। जातीय का मतलब कि जो ग्रुप होते हैं उनके भीतर एक संघर्ष रहा है, जहाँ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट रहा है और तमाम इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ही खूनी इतिहास रहा है। अभी हमारे भारत में ही आप देख लीजिए, अ नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच जो चल रहा है, वो कहीं बहुत दूर की कहानी नहीं, वो भारत के भीतर की कहानी है। जो बोडो लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट में ही आसाम राज्य में पड़ता है, वो एक एथनिक ग्रुप है। उनका जो बांग्लादेशी मुस्लिम है उनसे जो कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर मुस्लिम है जो वहाँ के, उनसे जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी बहुत ही भयावह है। तो कुल मिला के इस तरह से किसी भी ज़िम्मेदार नेता को अ, इस तरह के जब ख़ास करके आरोप लगते हैं कि इससे भारत में जो शांति व्यवस्था है वो उसको क्षति पहुँचती है, उससे नुकसान होता है। तो क्या किसी भी राजनेता को पॉलिटिकल माइलेज के लिए या केवल चुनाव जीतने के लिए इस तरह के काम करने चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब जनता के पास है, लोगों के पास है और उनको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्यों पीस किसी भी देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना पीस के प्रगति नहीं होगी और बिना प्रगति के लोगों के जीवन के में बेहतरी नहीं आएगी और न्याय नहीं होगा। तो मतलब भारत का इतिहास रहा है, लंबे समय से हम एक कोएग्जिस्टेंस में विश्वास करते रहे हैं। हमारा जो देश है वो संतों मुनियों का देश रहा है, खास करके बुद्धिजीवियों का देश रहा है। ऐसे-ऐसे लोग जिन्होंने लगातार हमारी व्यवस्था पर, हमारी सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, प्रश्न किए हैं और उन प्रश्नों के जवाब के रूप में लोगों को एक बेहतर जीवन मिला है। तो ये जो हेट स्पीच है, वो भारत के इन चुनावों के द्वारा भारत के समाज को कहीं न कहीं प्रभावित कर रही है, जो कहीं से भी अच्छा नहीं है और भारत के नागरिकों को इसको समझना होगा और इस पर गंभीरता से सोचकर अ, निर्णय लेना होगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव
का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूँ। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।